नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार हिम इन्फो सेंटर में। आज हम हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के रिगार्डिंग थर्ड फुल मॉक टेस्ट करेंगे, जो कि कम्प्लीटली HPPSC सिलेबस पर आधारित रहेगा। तो आप सब ने आज अपनी एबिलिटी को टेस्ट करना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही लेवल जो है वो रहने वाला है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे HP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025 के लिए थर्ड फुल मॉक टेस्ट, जो कि रहेगा HPPSC सिलेबस के अकॉर्डिंग। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 90 और टाइम रहेगा 2 आवर्स। तो सभी क्वेश्चन जो हैं वो HP पुलिस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर से करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। तो जो आपको सेंटेंस दिया गया है, आपने करेक्ट फॉर्म चूज़ करनी है ऑप्शंस में से। द सेलिब्रिटीज़ लेटेस्ट मूवीज़ वेरी एंटरटेनिंग, आई डैश इट। तो यहाँ पे क्या आएगा आपने बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रिकमेंड। ठीक है, रिकमेंड रहेगा इसका सही आंसर। क्यों रहेगा? क्योंकि बिकॉज इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इट इज़ ऑफन यूज टू एक्सप्रेस रिकमेंडेशन, सजेशन और ओपिनियन, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, रिकमेंड। ठीक है, द सेलिब्रिटीज़ लेटेस्ट मूवी इज़ वेरी एंटरटेनिंग, आई रिकमेंड इट। तो यहाँ पर आ जाएगा रिकमेंड। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate opinion to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is need to substitute it, select no substitution. अगर कोई नीड नहीं है तो आपने no substitution यहाँ पर select करना है। तो क्या है सेंटेंस आपका, His fine voice has never heard in this hall again. तो ये जो अंडरलाइन है has never heard, तो क्या आएगा इसका सब्सिट्यूट यहाँ पर आपने बताना है। तो जो गिवन सेंटेंस है वो क्या है, इन पैसिव वॉइस है, एंड नोशन ऑफ सेंटेंस इज फ्यूचरिस्टिक। तो फ्यूचरिस्टिक है जो नोशन है इसका, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, विल नेवर बी हर्ड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, विल नेवर बी हर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ नेवर हर्ड की जगह विल नेवर बी हर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपने चूज़ करना है, इनमें से कौन सा है, चारों में से। तो बताना है आपने कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नरेश डज नॉट। ठीक है, नरेश क्या है, डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो यहाँ पर डज नॉट आएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस में ये सस्पेंशन अंडरलाइन हुआ है, इसका आपने सब्स्टिट्यूट बताना है। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सस्पेंशन का मीनिंग क्या होता है, इज़ टू टेल इन्फॉर्मेशन दैट शुड केप्ट सीक्रेट, जो सीक्रेट रखी जाए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हो गया इसका सब्स्टिट्यूट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ही सेड टू मी आई विल नॉट गिव यू एनी मनी विदाउट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा आपने बताना है। ये आपको डायरेक्ट में दिया गया, आपने इनडायरेक्ट स्पीच में इसका बताना है कि क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ही सेड टू मी दैट ही वुड नॉट गिव मी एनी मनी विदाउट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या है, जो स्पीच आपको दी गई है वो किस में है, फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, जो स्पीच आपको दी गई है वो फ्यूचर टेंस में है, एंड शल एंड विल आर चेंज इनटू वुड। जो शल विल है वो किस में चेंज हो जाएंगे, वुड में। तो यहाँ विल है तो यहाँ आई वुड हो जाएगा। ठीक है, ही वुड हो जाएगा। ही सेड टू मी दैट ही वुड नॉट गिव मी एनी मनी विदाउट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट वॉज अ वेरी मिजरेबल प्लाइट। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शी सैड व्हाट अ मिजरेबल प्लाइट इट इज़। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ वॉइस आपने करना है अभी। तो आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है सही आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा।
तो दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा इसका सही जवाब, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर क्या है, जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो है पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में है एंड इन पास्ट परफेक्ट, हैड बीन लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट में है। तो बी जस्ट रिमूव बीन, हमने बीन रिमूव करना है एंड अवर चेंज इनटू बी, जो अवर है वो बी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी हैड कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो अब आपने इसका चेंज करना है, क्या होगा यहाँ पे, बी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब जो भी हो आएगी। ठीक है, मॉडल वर्ब प्लस बी आएगा यहाँ पे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑप्शनल ऑब्जेक्ट जो भी होगा। तो ये इसका रूल है, ऑप्शन ए इज़ द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आपको ये जो पार्ट्स में दिया गया है सेंटेंस यहाँ पे, इनमें जो इनकरेक्ट पार्ट है आपने उसको चूज़ करना है। ठीक है, तो बताना है आपने इनमें से इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, चेरिश्ड द फंड, ये है इसका जो है वो रॉन्ग पार्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, चेरिश आएगा। ठीक है, चेरिश आएगा, चेरिश्ड नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी यहाँ पे, चेरिश द फंड, क्योंकि वहाँ पर आई वुड है। ठीक है, तो वुड के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो चेरिश होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, जिसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। ठीक है, तो द मूवी ऑफेंडेड मैनी ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इट्स यंगर व्यूअर्स बाई इंक्लूडिंग अननेसेसरी डैश इन द डायलॉग। तो आपने यहाँ पे बताना है क्या आएगा, वल्गैरिटी, वर्बोसिटी, वोकलाइजेशन एंड गैरिशनेस। तो बताना है आपने क्या आएगा इनमें से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वल्गैरिटी। ठीक है, वल्गैरिटी, अननेसेसरी वल्गैरिटी इन द डायलॉग। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एडजेक्टिव जो है वो फिल करना है। ठीक है, शेक्सपियर ए और एन राइटर एंटरटेन्ड ऑडियंस बाय राइटिंग मैनी ट्रेजिक एंड कॉमिक प्लेस। ठीक है, तो बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रोलिफिक। ठीक है, प्रोलिफिक रहेगा इसका सही आंसर। तो प्रोलिफिक का मीन क्या होता है, एबुडेंटली क्रिएटिव। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शेक्सपियर, तो प्रोलिफिक है तो ए आएगा। ठीक है, शेक्सपियर ए प्रोलिफिक राइटर एंटरटेन ऑडियंसेस बाय राइटिंग मैनी ट्रेजिक एंड कॉमिक प्लेज। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 noon। तो बताना है यहाँ पर क्या फिल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिल होगा ऑप्शन सी, बिटवीन। यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 AM एंड 12 noon। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रेपोजिशन। अब यहाँ पर दो जगह पे प्रेपोजिशन फिल होगी, आपने बताना है कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। ज्योति इज वर्किंग डैश अ फार्म एंड हर मदर इज वर्किंग डैश ए बैंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है कौन सी प्रेपोजिशन होगी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑन एंड इन। ठीक है, ज्योति इज वर्किंग ऑन अ फार्म एंड हर मदर इज वर्किंग इन अ बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन और इन के आने का जो लॉजिक है वो क्या है, तो यहाँ पर रेफरिंग टू सरफेस, अगर सरफेस से रेफर है जैसे लैंड या वाटर है तो वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सरफेस से संबंधित कोई अगर वाक्य में चीज़ आती है। और इन का यूज़ कहाँ किया जाएगा, इन इज़ यूज्ड फॉर इनक्लोज्ड स्पेस और बिल्डिंग। अगर क्लोज स्पेस और बिल्डिंग है, जैसे बैंक है वो क्या है, बिल्डिंग है, क्लोज स्पेस है। ठीक है, तो वहाँ पर इन का यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर फार्म के साथ ऑन आएगा और बैंक में आएगा इन। ठीक है, इन अ बैंक। तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है,
चूज द करेक्ट सिनोनिम्स गिवन एंड इंडिकेट योर चॉइस फॉर करेक्ट आंसर। तो फैसिनेटिंग आपने बताना है, इसका सिनोनिम क्या होगा? तो दोस्तों इसका सिनोनिम होगा चार्मिंग। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, चार्मिंग। तो चार्मिंग होता है प्लीजिंग और डिलाइटफुल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको यहाँ पर जो है वो जंबल सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आपने फॉर्मेशन में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो बताना है क्या होगा इसका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अनाउंसमेंट ऑन इंडिपेंडेंस डे दैट आयुष्मान भारत। इससे आगे जो आपको ये सेंटेंस दिए गए हैं ABCD में, तो इनको आपने सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस पहले आएगा वो आपने बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, CABD। ये रहेगा इसका सही सीक्वेंस। पहले आएगा C ऑन द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, फिर आएगा A, ठीक है। बिल बी लॉन्च्ड फॉर्मली ऑन सितंबर 25 सेंड्स आउट द सिग्नल दैट द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आएगा B इज फाइनली रिकॉग्नाइजिंग द लिंक बिटवीन, फिर आएगा D हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये CABD इसका सही सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स गिवन एंड इंडिकेट योर चॉइस फॉर द करेक्ट आंसर। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का आपने सिनोनिम बताना है, क्या रहेगा यहाँ पर। तो इसका सिनोनिम जो रहेगा वो रहेगा हर्डल, ठीक है। हर्डल भी रुकावट होती है और स्टम्बलिंग ब्लॉक भी एक तरह से सर्कमस्टांस दैट कॉज डिफिकल्टी, ठीक है। और हर्डल भी एक तरह से डिफिकल्टी या रुकावट ही होती है, जो एक रेस लगाते हैं जैसे, तो उसके बीच बीच में जो हर्डल रखे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड हर्डल, रुकावट, ठीक है। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक भी हो गया डिफ़िकल्टी। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। एरर करेक्शन फ्रेज इन बोल्ड लेटर। जो आपको ये बोल्ड लेटर में दिया गया है टू प्रोवाइडिंग विद, इसको आपने एरर करेक्शन करनी है, क्या होगी, ठीक है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड, ठीक है। टू प्रोवाइड यहाँ पर आ जाएगा द ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्रोवाइड विद सैटेलाइट बेस्ड डाटा ऑन क्लाइमेट। इस तरह से ये टू प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस है प्लीज मीट मी एट द बस स्टैंड विद इन डैश आवर, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एन। तो एन क्यों आएगा एन? आप कई बोलेंगे कि ये तो जो वॉवल होते हैं उनके साथ लगता है एन, AEIOU के साथ। तो यहाँ पर तो एच है स्टार्टिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर एच जो है वो क्या है, साइलेंट है, तो ओ ही गिना जाएगा आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। तो बस स्टैंड विद इन एन आवर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इन द सेंटेंस गिवन बिलो देयर आर 3 ब्लैंक्स। तो ये 3 ब्लैंक्स जो आपको दिए गए हैं इनको फिल करना है आपने आर्टिकल्स के साथ। तो बताना है कौन सा सही रहेगा यहाँ पे ऑप्शन। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा इट प्रोबेबली टुक मी एन आवर, ठीक है, जो पहले भी आया। टू रिकवर फ्रॉम द awkwardness of acknowledging out loud that I was doing dash, मतलब ए आएगा यहाँ पे, ए गुड जॉब, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो सर्वाइल जो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है, इसका एंटोनियम आपने बताना है क्या होगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एरोगेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो सर्वाइल का मीनिंग क्या होता है, एक्सेसिवली विलिंग टू ओबे अदर्स, ठीक है। तो एरोगेंट का मीनिंग क्या हो गया, एग्रीगेटेड सेंस ऑफ वंस ओन एबिलिटी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एंटोनिम। तो इस तरह से इंग्लिश का जो सेक्शन है वो ख़त्म होता है। अब हम करेंगे हिंदी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो बताना है इनमें से कौन सी 2 मात्राएं हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है अंग अह, ठीक है, ये होगा। इनका जो है वो स्वर में समावेश नहीं किया जाता बल्कि इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22।
वर्णमाला में ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो अक्षरों को मिलाकर बनाए गए हैं वे कैसे व्यंजन हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपने बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में। तो ये जो है वो 2 अक्षरों को मिलाकर बनते हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अब आपने बताना है पाशर्विक वर्ण कौन सा है इनमें से, ठीक है, पाशर्विक वर्ण। तो दोस्तों ऑप्शन डी ल जो है वो पाशर्विक वर्ण है। ये मैंने हिंदी मॉक टेस्ट में भी आपको बताया था, जो मैंने 250 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट पिछला डाला था, उसमें भी बताया है कि पाशर्विक वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, तो वो टेस्ट आप देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित वाक्य में जिस शब्द को मोटे अक्षरों से लिखा गया है उसका विलोम बताना है आपने। तो किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना चाहिए, तो उत्तेजित का विलोम शब्द आपने यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो उत्तेजित का विलोम शब्द होगा शांत, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25, सथावर का विलोम शब्द आपने यहाँ पे बताना है। सथावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द होगा जंगम, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो 3 जो है यहाँ पे पर्यायवाची होंगे सागर के, एक जो होगा वो सागर का पर्यायवाची नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी निर्जर। निर्जर क्या होता है, सुर, देव, अमर, अमृत्य, ये होते हैं निर्जर के पर्यायवाची, ठीक है। तो बारिश, रत्नाकर, अवधि जो है वो सागर के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, धाता का पर्यायवाची शब्द आपने यहाँ पे बताना है। धाता का, धाता किसको कहा जाता है, तो विष्णु होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है, धाता मतलब विष्णु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो पट का अर्थ क्या नहीं होता है, तो 3 होंगे इसमें जो वो उसका अर्थ होंगे, और जो 1 होगा वो उसका अर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो पट का अर्थ क्या होगा, नहीं होगा, तो डालना, ठीक है, तो बी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि किवाड़, वस्त्र और जो पर्दा है ये पट के अर्थ हैं, और डालना जो है वो पट का अर्थ नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आपने इनमें से वो शब्द बताना है जो कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों शिव, ठीक है, शिव जो है वो कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो कौशिक के अनेकार्थी शब्द हैं। तो नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, राष्ट्रीयता शब्द है। अब आपने बताना है कि जो राष्ट्रीयता शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, या इनमें से एक से अधिक। तो बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर रहेगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी, ठीक है। राष्ट्रीयता क्या है, भाववाचक संज्ञा में आता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट है, अब आपने जो सूची आपको नीचे दी गई है इसके आधार पे आपने संज्ञा के भेदों के आधार पे मिलान करना है, और नीचे दिए गए कूट जो आपको सही आंसर चुनना है, ठीक है, इनमें से, ठीक है। तो बताना है आपने इनका मिलाप करना है, सूची, एक सूची को दूसरी सूची के साथ, ठीक है, सही भाववाचक सही संज्ञा का मिलाप करना है। तो बताना है जो ऐरावत हाथी है, ऐरावत हाथी में कौन सी है, तो बताना है आपने इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा वैसे ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। जो ऐरावत हाथी है वो 2 नंबर सूची में 3 नंबर पॉइंट से मिलेगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, ऐरावत हाथी। उसके बाद आ गया आपका बी पहाड़ों की ऊंचाई, तो वो है 2 के साथ, ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक। फिर आ गया आपका सी, ये होगा 4 के साथ, कुंतल का बुढ़ापा, तो ये होगा व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ठीक है। और आगे आ गया डी, ठीक है, तो डी चतुराई करने वाला खरगोश, ये हो गया आपका वन के साथ, भाववाचक, जातिवाचक, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा इसका सही मिलाप, तो ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर इसका। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो बताना है कौन सा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, इनमें से कौन सा शब्द आता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा आप, ठीक है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन करना है जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग जो है वो किस वाक्य में किया गया आपने बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल दिया।
यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने तो मेरी बात का कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लिया, ऐसे होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण आपने बताना है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, सब कुछ, ठीक है। सब कुछ में जो है आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, अनु बहुत सुंदर लड़की है, तो जो ये अंडरलाइन वर्ड है बहुत, इसमें ये शब्द जो है वो क्या कहलाता है, तो आपने बताना है क्या है ये। तो दोस्तों ये जो है वो प्रविशेषण है, ठीक है। बहुत है प्रविशेषण और सुंदर जो है वो एक विशेषण है, ठीक है। इसमें लड़की की जो विशेषता है वो बताई गई है वो सुंदर से, और बहुत जो है वो प्रविशेषण आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर, प्रविशेषण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण है। तो प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से किस शब्द में है बताना है आपने। तो इसका सही आंसर रहेगा जितवाना, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपने बताना है कौन सा है जिसमें सकर्मक क्रिया है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपको मैंने हिंदी व्याकरण का जो टेस्ट मैंने पिछला डाला था उसमें बताई हुई है, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती हैं, तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अंजलि पत्र लिखती है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपने बताना है क्या होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हठी मनुष्य जो होता है वो किसी का कहना नहीं मानता। तो कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है, अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ आपने बताना है क्या होगा, अंगारों पर पैर रखना। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका जोखिम मोल लेना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो इनमें से कौन सा जो एक वाक्य है जो वो क्रिया विशेषण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वह अब धीरे धीरे चलेगा। ये क्या है, क्रिया विशेषण से संबंधित है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम करेंगे मैथमेटिक्स से, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने होंगे और आपको सोल्यूशन भी दिया होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ सही ऑप्शन बताऊंगा, क्योंकि अगर सोल्यूशन बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा चला गया। सोल्यूशन आपने खुद देख लेना है, पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। तो अभी आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, वट इज़ द रिजल्ट ऑफ एडिंग -1/3 एंड 1/2। तो आपने बताना है इनको जोड़ने का परिणाम क्या होगा दोनों को, ठीक है। तो इनको जोड़ने का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो बताना है आपने इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन रहेगा ए, सही आंसर 3/8, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, 92.53 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आएगा यहाँ पे, इनको डिवाइड करके 10 के साथ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 0.9253, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अब यहाँ पे सॉल्यूशन आपको साथ में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या अनुमानित मान आना चाहिए। तो बताना है आपने यहाँ पर क्या आएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 2656, ठीक है। ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, सॉल्यूशन आपको नीचे दिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल आर गिवन टू बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्णों की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। सॉल्यूशन नीचे दिया गया है कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46,
हाउ मैनी क्यूब्स विद एन एज लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर कैन फिट इनसाइड अ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन टू बी 8 मीटर, 6 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो 2 सेंटीमीटर किनारे की लंबाई वाले कितने घन एक घनाभ के अंदर फिट हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर दी गई है। तो बताना है कितने फिट हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 6 करोड़। 6 करोड़ ही है ना, हाँ 6 करोड़। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, ए कॉन हैज़ अ रेडियस ऑफ सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर, यहाँ भी मिस प्रिंट है तो आपने नोट कर लेना है। ए कॉन हैज़ अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर, अ स्फेयर विद इन अ रेडियस ऑफ सेंटीमीटर कितने हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपने कर लेना है, करेक्शन। 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉन, बट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस नॉट ऑक्युपाइड बाय द स्फेयर इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो हमने बताना है क्यूबिक सेंटीमीटर में कि एक शंकु की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु के अंदर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला रखा गया है। तो गोले द्वारा घेरे ना गए स्थान का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है। जो स्थान घेरा नहीं गया है उसका आयतन आपने बताना है सेंटीमीटर में कितना रहेगा, ठीक है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 963.31 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, a tradesman gives a 4% discount on the marked price and gives an article free for buying every 15 articles C and thus gains 35%. Find out by what percentage the marked price is above the cost price, ठीक है। एक व्यापारी जो है अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तथा प्रत्येक 15 वस्तु सी खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी 50%, ठीक है, 50% जो है वो अधिक है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया, आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, फाल्कन इज अ बर्ड विच फ्लाइज विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है, आपने इसको मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बताना है कि इस पक्षी की जो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, जो यहाँ पर दी गई हैं इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगी सही स्पीड, वो आपको सोल्यूशन में दी गई है, ठीक है। तो सोल्यूशन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि टू कन्वर्ट द स्पीड फ्रॉम किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकेंड बी यूज द कन्वर्शन फैक्टर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन नीचे दी गई किस तरह से करनी है, तो ये होगा इसका सही आंसर, ठीक है, 88.89 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द बेस ऑफ ट्रिएंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स एट अल्टीट्यूड, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹24.68 पर 100 स्क्वायर मीटर बी ₹333.18, फाइंड इट्स बेस, ठीक है। त्रिभुजाकार खेत का जो आधार है उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि खेत को 24.68 रुपये प्रति 100 स्क्वायर मीटर की दर से जोतने की लागत 333.18 रुपये हो तो इसका आधार आपने ज्ञात करना है कि इसका बेस क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपने बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों ऑप्शन ए 90 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, द मीन ऑफ 50 items was 24. Later on it was discovered that 2 items were misread as 83 and 17 instead of 38 and 77. The correct mean is, तो आपने जो माध्य बताना है सही माध्य क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है सही माध्य कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए 24.3, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52,
Radha bought a fridge and a washing machine together for rupees 57,300. She sold the fridge at a profit of 15% and washing machine at a loss of 24%, and both are sold at the same price. The cost price of washing machine in rupees is, तो आपने washing machine की जो कॉस्ट है वो आपने बतानी है कितनी होगी, ठीक है। राधा ने एक फ्रिज एक वॉशिंग मशीन दोनों 57,300 रुपये में खरीदी। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा और दोनों को समान कीमत पर बेचा गया। फ्रिज का जो क्रय मूल्य है, खरीदने का मूल्य आपने बताना है कितना होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी 34,500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। A metro train runs at a speed of 45 km per hour. It covers a total distance of 72 km on its route from origin to destination station in 2 hours. That includes stops at intermediate stations. If it stops for 2 minutes at each station, how many intermediate stations are there in the route? तो मेट्रो जो ट्रेन है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ये अपने मूल स्थान से गंतव्य स्टेशन तक 2 घंटे में कुल 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें बीच के स्टेशनों पर रुकना भी शामिल है। यदि यह 2 घंटे रुकती है तो यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12, ठीक है। 12 स्टेशन आएंगे, ठीक है। हाउ मैनी इंटरमीडिएट स्टेशंस आर देयर इन द रूट। तो रूट में जो है वो 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर ब्लैक और क्वीन। तो 52 पत्तों के एक पैकेट में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या संभावना है कि पत्ता या तो काला है या रानी है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपने संभावना बतानी है वो, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7/13, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर is 11, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द सेम नंबर इज 3। इफ द यूनिट डिजिट इज स्मॉलर देन फाइंड द नंबर। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों के योग जो है वो 11 है। उसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। यदि इकाई का अंक छोटा है तो संख्या आपने ज्ञात करनी है कौन सी होगी। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 74, ठीक है। इनका योग देखो 11 आ गया ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। An amount of rupees 4,000 is borrowed at the interest rate of 7.5% compounded annually, ठीक है। As a part of repayment, rupees 1,500 is paid in 3 installments. The remaining amount that is to be paid to clear the debt after 3 installments is, तो बताना है आपने 4,000 रुपये की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज दर पर जो है वो उधार ली गई है। पुनर्भुगतान के एक हिस्से के रूप में 1,500 रुपये 3 किस्तों में चुकाए जाते हैं, ठीक है। शेष राशि का भुगतान निपटाने के लिए किया जाना है। तो बताना है आपने क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, 123.25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। On an item, there is an 18% discount on the marked price of rupees 26,000. After giving an additional season's discount, the item is sold at rupees 16,000. How much was the season's discount correct up to 2 places of decimal? किसी वस्तु पर 26,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 18% की छूट है। अतिरिक्त सीजन की छूट देने के बाद वस्तु 16,000 रुपये में बेची जाती है। 2 सीजन तक की सही छूट कितनी थी आपने बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 24.95%, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सोल्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। द डिफरेंस in rupees between a discount of 35% on rupees 3,600 and 2 successive discounts of 30% and 5% on the same amount is 3,600 रुपये पर 35% की छूट और समान राशि पर 30%, 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर रुपये में कितना बताना है आपने, कितना होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 54 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59।
द प्राइस ऑफ 2 woolen jacket A and B are in the ratio of 7:9. If jacket cost 380 rupees less than jacket B, then find the price of jacket B. दो ऊनी जैकेट जो है वो ए और बी का मूल्य 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी से 380 रुपये कम है तो जैकेट बी का मूल्य आपने ज्ञात करना है कितना रहेगा। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1710 रुपीज़, ठीक है, 1710 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। The HCF of two numbers is 11 and their LCM is 693. If one number is 77, find the other number. ठीक है, तो दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM जो है वो 693 है। यदि एक संख्या जो है वो 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपने, कितनी होगी। बताना इनमें से कौन सी होगी वो दूसरी संख्या। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 99, ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। तो 99 होगी वो संख्या दूसरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है, कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। अब हम जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, जो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको आएंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 61, 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो आउट ऑफ विच 3 वर्ड्स आर अलाइक इन सम वे और द अदर वाइल 1 वर्ड इज डिफरेंट, सिलेक्ट अ डिफरेंट वर्ड। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी न किसी तरह से समान है जबकि एक शब्द अलग है। अलग शब्द का आपने चयन करना है यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पॉन्ड, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, यदि किसी निश्चित भाषा में एंट्री को ऐसे लिखा जाता है इस कोड में, स्टडी को इस कोड में लिखा जाता है, तो टीनेंट शब्द को जो है वो कैसे कोडित किया जाएगा। तो बताना है आपने इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 312723, ठीक है। तो इसका कैसे होगा ये सॉल्यूशन भी नीचे यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, इन द फॉलोइंग सीरीज विच इज़ द मिसिंग नंबर। तो इस सीरीज में जो मिसिंग नंबर है आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपने बताना है क्या आएगा। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 8, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सीरीज। सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो रहेगा वो होगा ऑप्शन सी 73, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, अ क्लॉक इज शोइंग द टाइम 4:35, इट इज द मिनट हैंड मूव्स 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट, ठीक है। एक घड़ी में 4:35 का समय दिख रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिणावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमती है तो घंटे की सुई किस दिशा में इशारा करेगी। तो बताना है अपना इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों साउथ ईस्ट, ऑप्शन ए रहेगा इसका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, 5 people are standing in a queue, one behind the other, stands behind only one person, 4 people stand behind B, C stand at the last, D stand in front of E. Who stand in the exact middle of the queue? तो क्यू के मिडिल में कौन सा है, पंक्ति के मिडिल में कौन सा होगा आपने बताना है। सही ऑप्शन कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी, ठीक है, जो डी होगा वो मिडिल में है क्यू के पंक्ति के, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये आपको सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है किस तरह से होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, देर आर 6 person D, F, G, H, J, K. They all have different weight. F has higher than J but lower than G. K has higher than D but lower than H. H has higher weight and D has weight greater than G. Who has lowest weight among them? ठीक है, जिसका सबसे कम वेट है आपने उसका बताना है कि किसका है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, जे का वेट जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, इफ 11 अगस्त 2004 इज वेडनेसडे देन दैट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 11 फरवरी 2006, ठीक है। यदि 11 अगस्त 2004 को बुधवार है तो 11 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बताना है आपने क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69,
एक आदमी का चित्र देखकर, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। एक आदमी का चित्र देखकर संदीप ने कहा उसकी माँ मेरी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है, भाई बहन मेरा कोई नहीं है। चित्र में दिख रहा आदमी संदीप की पत्नी से किस तरह संबंधित था, बताना है आपने क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सन, ठीक है। यहाँ पर जो है वो डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। सिलेक्ट द रिलेटेड बर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो रिलेटेड बर्ड आपने बताना है, जैसे ऑर्डर ऑफ मेरिट यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, तो ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड किससे संबंधित है आपने बताना है। तो दोस्तों ये संबंधित है चाइना से, ठीक है। ये हैं क्या है, इंटरनेशनल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं ये, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ मेरिट होता है ये होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट यूनाइटेड किंगडम का है और ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड जो है वो चाइना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। तो उसी तरह से भूटान का जो है ये आपने नोट कर लेना है, ऑर्डर ऑफ ग्रेट विक्ट्री ऑफ थंडर ड्रैगन, ये है इनका। जर्मनी का है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। उसके बाद नेपाल का है जेवल ऑफ नेपाल, ठीक है। इस तरह से इनके ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉन एज वर्ल्ड बैंक। अब हम करेंगे जनरल अवेयरनेस के लास्ट 20 क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस संगठन को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, IFM, ADB, IVRD, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों IVRD को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। IVRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। इसको आप ये क्वेश्चन आपको एब्रीविएशन के तौर पे भी आ सकता है कि IVRD की फुल फॉर्म आप बताइए क्या होगी, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी, द डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच ईयर। तो यह दिवस जो है वो पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी, 2003 में मनाया गया था पहली बार ये दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में किस दिन को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में। तो ऑप्शन ए होगा 1 अक्टूबर, ठीक है, स्वैच्छिक रक्तदान के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर अंदरूनी दृष्टिकोण देते हुए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी है, बताना है आपने किसने लिखी है, उसके ऑथर का नाम बताइए, राइटर का। तो दोस्तों 74 का होगा डी, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने लिखी है ये बुक इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो की वैक्सीन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जोनास साल्क, ठीक है। जोनास साल्क ने की थी 1955 में, ठीक है, पोलियो वैक्सीन की खोज, ठीक है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वो थी 86.26%, ठीक है, 86.26%। नेक्स्ट है भारत में 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव में वोट देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो बताना है इनमें से कौन थे वो। तो दोस्तों ऑप्शन ए, शरण नेगी कल्पा से, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है who has been selected for the 59th Janpith Award 2024 announced in 2025 for their outstanding contribution to Indian literature in Hindi, ठीक है। तो आपने बताना है कि हिंदी में भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 में घोषित किसके के लिए किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया आपने बताना है। तो दोस्तों विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। देश का पहला हनी पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, तो बताना है कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये स्थापित किया गया है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में हनी पार्क, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है, सार्क का सदस्य जो देश नहीं है बताना है आपने कौन सा नहीं है। तो चाइना जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है, ठीक है, चाइना। तो इसको एक जो सार्क कंट्रीज़ हैं इनको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने यहाँ पे आपको बताया गया है।
तो कौन सा शॉर्टकट ट्रिक है? ट्रिक टू रिमेंबर सार्क कंट्रीज, MBBS स्पेन, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, ठीक है। इस तरह से ये सारे यहाँ पे कंट्रीज, सार्क कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है, 8 कंट्रीज। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। पंचायती राज के किस स्तर पर महिला विकास कार्यक्रमों के लिए एक साथिन को मानद महिला कार्यकर्ता, ठीक है, ऑनरेडी वुमेन वर्कर के रूप में चुना जाता है? तो बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन बी होगा इसका ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? बताना है आपने। तो ऑप्शन डी होगा इसका 10 साल होनी चाहिए, ठीक है, 10 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के दिल को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रतिरोपित किया है? तो किस देश ने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है। निम्नलिखित में से कौन बेलारूस की राजधानी है? ठीक है, कैपिटल्स, कंट्रीज कैपिटल्स में से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेलारूस की राजधानी आपने बतानी है कौन सी है? तो दोस्तों मिन्स्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? तो भारत तोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो कहाँ से हैं ये? तो मणिपुर से। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती? तो किसने जीती थी वो बताना है आपने। सही जवाब क्या होगा इसका? स्पोर्ट्स से भी आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, हराया था भारत को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। राइट द फुल फॉर्म ऑफ गूगल। अब गूगल की फुल फॉर्म आपने बतानी है क्या होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। चैट जीपीटी में जीपीटी का संक्षिप्त रूप बताना है आपने क्या होता है, ठीक है। व्हाट डज द एक्रोनिम जीपीटी स्टैंड फॉर इन चैट जीपीटी? तो ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। हिमाचल प्रदेश का मुद्रा शास्त्र इतिहास के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके लेखक का नाम बताना है कौन है। तो दोस्तों PL गुप्ता। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, ठीक है, PL गुप्ता। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 और ये हमारा आज का मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। तो बताना है आपने हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025। तो फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो बताना है किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ज्ञानेश कुमार को, ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, ठीक है, ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो 17 फरवरी 2025 को इन्होंने जो है वो राजीव कुमार की जगह ली थी और पहले जो थे वो राजीव कुमार थे। तो 18 फरवरी 2025 को रिटायर हुए थे राजीव कुमार। तो 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार ने शपथ ली थी, ठीक है। तो वो बने थे मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का मॉक टेस्ट एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों अब आपके रिटन टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने का समय ही बचा है, इसलिए अब कोई भी सेक्शन आप ना छोड़ें और हो सके तो लैंग्वेज वाले सेक्शन को यानी कि हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से आप तैयार कर लें, अपनी पकड़ इसमें मजबूत बना लें, क्योंकि 40 मार्क्स आपके यहीं से बन जाएंगे। इसलिए हमारे मॉक टेस्ट के साथ साथ इम्पोर्टेंट बुक्स को भी स्टडी करते रहिए। और दोस्तों 2 इम्पोर्टेंट बुक्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वो भी खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और आने वाले वीडियोज़ में हम आपके लिए और भी मॉक टेस्ट लेकर आएंगे और जो इसी लेवल के रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉक टेस्ट के साथ या फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।